डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज हम लोग स्टडी करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पार्ट थर्ड। इससे पहले वाले दो जो पार्ट हमारे हो चुके हैं उसमें हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस से संबंधित जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के जो एविडेंसेस थे उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब इस पार्ट में हम लोग जो है एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, कार्यकी और जो जैव रसायन के जो प्रमाण हैं जिसकी सहायता से हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि विकास हुआ है, तो इसको स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म की। जो जीव सेल में जो जीव द्रव्य पाया जाता है वो उसकी यह कंपोजिशन या संगठन वो सभी जीवित प्राणियों में जो है एक जैसा होता है। और सिंपली यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें जो है बेसिक एलिमेंट्स ये हम लोगों को मिलते हैं। और ये सभी प्रकार के जो जीवित प्राणी हैं या सभी प्रकार के जीवित प्राणियों में जो कोशिका में जो पाया जाने वाला जीव द्रव्य है वो एक जैसा होता है। सभी प्रकार की जीवित कोशिकाओं में जो ग्लाइकोलिसिस से संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं वो भी समान होते हैं। हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल जैसी प्रक्रियाएं चलती हैं और इन प्रक्रियाओं का जो संपादन है वो बहुत सारे एंजाइम्स की हेल्प से होता है। तो ग्लाइकोलिसिस और हम कहें क्रेब्स साइकिल से संबंधित जो एंजाइम्स हैं वो सभी प्रकार की जीवित कोशिकाओं में लगभग समान होते हैं और उनका कार्य भी समान होता है। इससे सिद्ध होता है कि हम सभी जीव जो हैं एक ही पूर्वज की संतान हैं। सभी कशेरुकियों में रुधिर का जो संगठन होता है, जो कंपोजिशन होता है ब्लड का, सभी वर्टिब्रेट्स में लगभग एक जैसा रहता है। लगभग सभी जीवित प्राणियों में जो नाइट्रोजनस बेस्ड है वो अमोनिया ही होता है। अमोनिया जो है एक मेन नाइट्रोजनस बेस्ड है और वो फिर अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाता है। जैसे मैमल्स में ये यूरिया में चेंज हो जाएगा, जबकि बर्ड्स में ये यूरिक एसिड में बदल जाता है। लेकिन जो मेन जो बेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया ही होता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो देखिए, इस एंजाइम को जो है एंसेस्ट्रल एंजाइम कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह सभी जीवों में पाया जाता है। अगर हम देखिए प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक के अगर हम स्टडी करें तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में जो है मिलता है और इसका कार्य भी जो है समान होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। इसके बाद ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। एमाइलेज भी जो है वो सभी जीवों में पाया जाता है और इसको हम लोग मैमल्स में सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं और इसका जो काम है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में है। इसी प्रकार देखिए, क्रेटिनाइन फॉस्फेट सभी कशेरुकी जीवों में रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में होता है। इसी प्रकार से आर्जिनिन फॉस्फेट है वो जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उनमें रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में रहता है। इसके अलावा सभी कशेरुकियों में जो हार्मोन्स का जो एक केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी जो है सेम होता है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स, जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण। तो किसी भी विलुप्त जंतु या पौधे के किसी समय जीवित होने का जो हमें प्रमाण मिलता है उसे हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म मीन्स ऐसे एनिमल्स जो पास्ट टाइम में या प्राचीन समय में जीवित थे लेकिन किन्हीं कारणों से या वातावरण के अनुकूल ना होने से या एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के कारण वो विलुप्त हो गए, लेकिन उनके आज रिमेन्स हमको, उनके जो है अवशेष हमको मिलते हैं तो उनको हम जीवाश्म कहते हैं। जब किसी जीवधारी का शरीर मिट्टी में दब जाता है तब उसके शरीर के जो नरम भाग हैं वो गल जाते हैं और कठोर भाग धीरे धीरे पत्थर में बदल जाते हैं। जब ये पत्थर किसी कारण से पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं तब उनके अध्ययन से उस जीवधारी की शरीर रचना के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये सब पैलेंटोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी के बारे में देखिए कुछ पॉइंट्स
हमने यहाँ बताए हुए हैं। पैलेंटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फॉसिल, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म का अध्ययन करना। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी की अगर हम बात करें तो लियोनार्डो डा विंची जो है फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहलाते हैं। और फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी की बात करें तो प्रोफेसर बीरबल साहनी जी जो हैं वो इंडियन जीवाश्म विज्ञान के जो है जनक कहे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। अगर ये जीवाश्म के अगर प्रकार की बात करें तो कई प्रकार के जीवाश्म जो हैं देखने को मिलते हैं। अनअल्टर्ड फॉसिल, इस प्रकार के जीवाश्म में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, अनअल्टर्ड रहते हैं। पेट्रीफाइड फॉसिल्स, इस प्रकार के जीवाश्म सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसमें जीवों के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनके जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो जो है डिकम्पोज कर दिए जाते हैं डिकम्पोजर्स के द्वारा, और उनके जो है खनिज तत्व फिर उसमें जमा हो जाते हैं। ये तीसरा है मोल्ड फॉसिल, जीवों के बाह्य आकार का इंप्रेशन बन जाता है। जिस प्रकार का जीव होता है उस प्रकार का उनका एक एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो हार्ड रॉक्स पे या सरफेस पे बन जाता है, और इस तरह के जीवाश्म जो है जीवों के गीली मृदा में धंस जाने से बनते हैं। जनरली इस प्रकार के जो मोल्ड फॉसिल होते हैं वो जो है सॉफ्ट सरफेस पर बनते हैं, ये हार्ड सरफेस पर नहीं बनेंगे, सॉफ्ट सरफेस पर ये बनेंगे। जैसे जो गीली मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पर अगर ये कुछ एनिमल धंस गए होंगे तो उनका जो पूरा जो है एक प्रकार का मोल्ड जो है वहाँ डेवलप हो जाता है। कास्ट फॉसिल, जीवों की संरचना और ढांचे के अंदर मिनरल्स जमा हो जाते हैं। जैसे जीवों की संरचना है उनके अंदर के जो तो उनके अंदर कुछ मिनरल्स जो है जमा हो जाते हैं, उसको हम कास्ट फॉसिल्स कहते हैं। प्रिंट फॉसिल, जीव का या उसके किसी भाग का प्रिंट बन जाना। कोप्रोलाइट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन जीवों के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो मिलते हैं और उनके आधार पर हम जो है स्टडी करते हैं तो इस प्रकार के जो जीवाश्म हैं वो कोप्रोलाइट्स कहलाते हैं। कुछ मिसिंग लिंक्स हैं। मिसिंग लिंक्स ऐसे प्राणी होते हैं जो कि अब जो है नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे प्राणियों में दो समूहों के लक्षण जो है एक साथ पाए जाते हैं। इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये मिसिंग लिंक है, मतलब डेड कनेक्टिंग लिंक एक प्रकार की जो अब नहीं है। और इससे पहले हमने जो फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी वाले एविडेंस में हमने पढ़ा था कनेक्टिंग लिंक, वो जो है लिविंग कनेक्टिंग लिंक थी। जैसे पेरीपेटस था, बेलोनोग्लोसस था, प्रोटोस्प्रेंजिया था, यूग्लिना था, वो वहाँ पर सब लिविंग कनेक्टिंग लिंक थी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिसिंग लिंक की। ये मिसिंग मीन्स डेड कनेक्टिंग लिंक। इसमें देखिए सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो आर्कियोप्टेरिक्स का है, जो कि सरीसृप एवं पक्षियों के बीच जो है एक संयोजी कड़ी था, लेकिन नाउ इट इज डेड। एक थियोस्टेगा है जो कि फिशेस और एम्फीबियंस के बीच जो संयोजी कड़ी हुआ करता था। सेमोरिया है जो कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच डेड कनेक्टिंग लिंक है। लाइकेनोप्स है जो कि रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच जो है डेड कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आर्कियोप्टेरिक्स है, जिसको हम सभी लोग जानते हैं। देखिए आर्कियोप्टेरिक्स की हम बात करें तो ये सरीसृप एवं पक्षियों के बीच एक डेड कनेक्टिंग लिंक था। तो इसमें कुछ कैरेक्टर जो है सरीसृप वर्ग के रहे होंगे एवं कुछ लक्षण जो है पक्षियों के रहे होंगे। इसके जीवाश्म को एंड्रियास वैगनर ने जर्मनी के बावरिया एरिया में जो है इसको डिस्कवर किया था, शायद 1861 में इसको किया गया था। इसको आप चेक कर लेंगे। देखिए तो आर्कियोप्टेरिक्स के जो सरीसृप के लक्षण है उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए इनकी जो पूंछ है वो काफ़ी लंबी थी, जो कि जनरली रेप्टाइल्स में पाई जाती है। इनकी जो बोन्स थी वो खोखली नहीं थी, क्योंकि रेप्टाइल्स में जो बोन्स होती हैं वो हार्ड बोन्स होती हैं। और काफ़ी कमज़ोर स्टर्नम, ये जो स्टर्नम एरिया है वो काफ़ी कमज़ोर था। दिस इज अ रेप्टिलियन करेक्टर। कॉर्डल वर्टिब्रा पाई जाती हैं, कॉर्डल वर्टिब्री पाई जाती हैं जो कि एक रेप्टिलियन करेक्टर था। जबड़े में दांत पाए जाते हैं, जो इनके जबड़े थे देखिए इनमें दांत जो दिखाई दे रहे हैं हमको, तो ये भी एक रेप्टिलियन करेक्टर है। लेकिन इसके अलावा कुछ इसमें एवियन करेक्टर या पक्षियों के लक्षण भी थे, जिसकी वजह से इसको हमने डेड कनेक्टिंग लिंक में रखा है इन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स। तो इसके देखिए पक्षियों के कैरेक्टर्स क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। इनके शरीर पर जो है पंख पाए जाते हैं, इनके शरीर पर जो है पंख पाए जाते थे। अब तो खैर ये डेड हो गया है तो पाए जाते थे,
जबड़े जो है चोंच में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें पक्षियों की तरह जो है बीक पाई जाती थी, है ना, एक बीक पाई जाती थी जो कि पक्षियों का करैक्टर है। इसके अलावा जो अग्रपाद है वो पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अग्रपाद हैं वो पंखों में परिवर्तित हो गए थे। देखिए इसमें कि हमको 4 लिम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल इसके हाइंड लिम्स हैं, जैसा कि पक्षियों में हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्कियोप्टेरिक्स वाज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स। देखिए इसके बाद जो एविडेंसेस हैं वो है बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, जैव वितरण के प्रमाण। बायोजियोग्राफी की हम बात करें तो बायोजियोग्राफी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी पर प्राणियों एवं वनस्पतियों का वितरण, कि किस प्रकार से एनिमल्स और जो फ्लोरा है वो किस प्रकार से जो है हमारी अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका अगर हम अध्ययन करें तो दिस इज नोन एज बायोजियोग्राफी। पृथ्वी करोड़ों वर्ष पूर्व एक जाइंट लैंड मास के रूप में थी। देखिए अगर हम बात करें आज से करोड़ों वर्ष पहले की, तो पृथ्वी जो पूरी थी वो एक पूरा एक हिस्सा था, है ना, उसमें कहीं कोई डिवीजन नहीं था, और जाइंट लैंड मास के रूप में थी, जो कि आज के कॉन्टिनेंट्स में विभाजित नहीं थी। जो कि आज की तरह जो कॉन्टिनेंट्स हैं अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, उसमें ये विभाजित नहीं थी। लेकिन पृथ्वी के ही इस विशाल टुकड़े को पेंजिया के नाम से जानते थे। ये जो एक पूरा लैंड मास था अर्थ का, वो पेंजिया कहा जाता था। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण पृथ्वी कई भागों में विभाजित हुई, जिनको बाद में अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। देखिए ये पर्मियन पीरियड में जो पृथ्वी थी पूरे एक लैंड मास के रूप में थी, और इस पूरे पृथ्वी को हम पेंजिया के नाम से जानते थे। लेकिन जैसे देखिए ट्राइसेक पीरियड में आई तो जो पेंजिया था वो लॉरेशिया और गोंडवाना क्षेत्र में डिवाइड हो गया, और जुरासिक पीरियड में ये धीरे धीरे देखिए इनके बीच में जो डिवीजन हुए थे, डिवीजन के बीच में देखिए स्पेस बढ़ने लगा। और क्रिटेशियस पीरियड में भी ये देखिए और जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। और आज के प्रेजेंट डे में हम देखें तो ये सारे जो अलग अलग जो है टुकड़े जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में जो है विकसित हो गए। देखिए इंडिया, ये यहाँ पर इंडिया है जो कि एशिया का पार्ट है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दिस इज ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स इन आवर अर्थ। इसमें हम लोग देखिए जियोग्राफिकल स्टडी की हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग जो है कई पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है बायो जियोग्राफिकल रेलम्स, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो जीव हैं उनका जो असमान वितरण होता है। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कुछ ऐसी जातियाँ ही पाई जाती हैं जो कि एक विशेष स्थान पर ही रहती हैं। एडेप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एडेप्टिव रेडिएशन को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोजियोग्राफिकल रेलम्स की। बायोजियोग्राफिकल रेलम्स की बात करें तो रेलम्स जो पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग को कहा जाता है। रेलम्स मीन्स पृथ्वी का बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता है, उसको रेलम्स कहते हैं। प्राणियों एवं वनस्पतियों के वितरण के आधार पर स्केल्टर ने 1858 में संपूर्ण पृथ्वी को 6 जैव भौगोलिक भागों में विभाजित कर दिया था, जिसको कि एआर बेलेस ने भी स्वीकार किया था 1876 में। तो ये जो पृथ्वी के जो 6 बड़े भूभाग थे उनको देखिए अलग अलग नाम दिया गया। पहले आर्कटिक रीजन या इसको हम रेल्म्स भी कह सकते हैं, ओरिएंटल रेल्म्स, ऑस्ट्रेलियन रेल्म्स, इथोपियन रेल्म्स, नियार्कटिक रेल्म्स एंड नियोट्रॉपिकल रेल्म्स। ओरिएंटल रेल्म्स में ही इंडिया को जो है रखा गया है। इंडिया जो है ओरिएंटल रेल्म्स में आता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि इंडिया जो है वो किस रेल्म्स में या किस रीजन में जो है आता है, तो ओरिएंटल रेल्म्स में इंडिया आता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अब ये अलग अलग जो रेल्म्स है उनको हम स्टडी करते हैं। पहले आर्कटिक रेल्म है। इसमें यूरोप, उत्तरी हिमालय, चीन, अफ्रीका का जो सारा जो रेगिस्तान है, साइबेरिया एवं एशिया का एक बड़ा भाग शामिल है। और इस भाग में जो है एनाबेस, बुफो, रेकोफोरस जिसको ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं, एलाइटस, नेक्ट्यूरस, बेरेनस,
जो मॉनिटर लिजर्ड है, एलिगेटर, कैमिल, टाइगर आदि जो है विशिष्ट प्रकार के जो है एनिमल्स जो है पाए जाते हैं। ओरिएंटल रेलम की बात करें जिसमें भारत, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका और म्यांमार शामिल हैं। और इस भाग में देखिए जो कुछ विशिष्ट प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनमें कैट फिशेस, फ्रॉक्स, पाइथन, कोबरा, क्रोकोडाइल, गेवेलियस, पीकॉक जो कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है, पोर्क्यूपाइंस, राइनोसरस, गिब्बन, एलिफेंट्स, टाइगर, लॉइन आदि जो है इस रीजन में आते हैं। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन रेलम, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और न्यू गिनिया आते हैं, जिसमें सेरेटोडस लंगफिश होती है, स्पिनोडोन, टुआतारा, एमू, कीवी जो कि नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड है, डकबिल्ड प्लेटिपस जो कि एक एग लेइंग मैमल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डकबिल्ड प्लेटिपस जो कि एग लेइंग मैमल है, अपोसम एंड कैंगरू जो कि मार्सुपियल मैमल्स कहे जाते हैं। देखिए चौथा जो रेलम है वो इथोपियन रेलम है, इसमें अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर को सम्मिलित किया गया है। इस भाग में प्रोटोप्टेरस जो कि अफ्रीकन लंग फिश कही जाती है, रैकोफोरस, चैमिलियन, पाइथन, ऑस्ट्रिच, चिंपैंजी, स्केली एंटीटर जिसको पेंगोलिन कहा जाता है, ये जो है चींटियों और दीपकों को खाता है, ये पेंगोलिन है, गोरिल्ला, जेब्रा, हिप्पोपोटेमस, राइनोसरस, जिराफ, लॉइन एंड टाइगर। पांचवा जो रेलम है हमारा वो नियार्कटिक है। इस भाग में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको को शामिल किया गया है। और इस क्षेत्र में जो है सकरफिश, टाइगर सैलामेंडर, हेलोडर्मा, एलिगेटर, अपोसम और पोर्क्यूपाइन जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लास्ट जो रेलम है वो नियोट्रॉपिकल रेलम है और इस क्षेत्र में सेंट्रल और साउथ अमेरिका और वेस्ट इंडीज को शामिल किया गया है। और इस भाग में लेपिडोसाइरन जो कि एक लंग फिश है, कुछ एपोर्ट्स जैसे लिमलेस एंटीबियन कहते हैं जिनको, हाइला पाइपा जिसको सूरीनाम टोड के नाम से जाना जाता है, रेटिल स्नेक, रिया और लामा मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। कुछ जानवरों में काफ़ी अधिक समानता होने के बाद भी वे असमान वितरण प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे एलिगेटर्स है, यह साउथ ईस्टर्न यूएसए और ईस्ट चाइना में पाए जाते हैं। लंग फिश हैं, इनकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जो स्पीसीज है प्रोटोप्टेरस है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, दूसरी लेपिडोसाइरन है जो कि अमेरिका में पाई जाती है, और तीसरी जो कि नियोसेरेटोडस है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये सभी स्पीसीज जो है इतनी ज़्यादा सिमिलर होती हैं, उसके बाद भी ये इनमें डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एलिफेंट्स ये भारत और अफ्रीका में पाए जाते हैं। टपीट्स ये ट्रॉपिकल अमेरिका और मलायन आइलैंड में पाए जाते हैं। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान क्यों है, इसके पीछे एक थ्योरी है जो कि यहाँ लिखा हुआ देखिए। एक सिद्धांत के अनुसार असमान वितरण प्रदर्शित करने वाले जो जीव होते हैं किसी समय समान रूप से पृथ्वी पर वितरित रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही जो है असमान इनका वितरण था, लेकिन जब पृथ्वी बनी थी तो ये सब एक साथ जो है सभी स्थानों पर रहते रहे होंगे, लेकिन पृथ्वी के बीच के कुछ भाग पानी में डूब जाने के कारण, या उनके बीच समुद्र बन जाने के कारण, या उनके बीच पर्वत श्रृंखलाएं बन जाने के कारण, या अन्य कारणों से ये पृथ्वी के अन्य भागों से कट गए और जिसके कारण इनका वितरण जो है असमान हो गया। शुरू में ये सभी जो है सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन धीरे धीरे जो है पृथ्वी के कुछ भाग जो है अलग हुए, उनके बीच समुद्र पर्वत श्रृंखलाएं और या कुछ भाग पानी में डूब गए, तो ये अन्य क्षेत्रों से कट गए और ये जीव जो है वो कुछ ही स्थानों पर जो है रह गए और वहीं पर ये सर्वाइव करने लगे, बाकी भागों से ये कट गए। तो इसलिए इनका जो ऐसा कहा जाता है कि ये असमान रूप से जो है वितरित हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इनको कहा जाता है। जैसे एग लेइंग मैमल्स हैं जिनको प्रोटोथीलियंस या मोनोट्रीम्स के नाम से जाना जाता है, या इनको एग लेइंग मैमल्स भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जो मैमल्स हैं पाउच्ड मैमल्स हैं, जिसमें कैंगरू वगैरह आते हैं, इनको मार्सुपियल्स कहा जाता है। इनको हाफ मैमल्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये अर्धविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो भूभाग है, जो एरिया है, वो प्लेसेंटल मैमल्स के विकसित होने से पूर्व एशिया से अलग हो गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वो प्लेसेंटल मैमल्स के विकसित होने से पूर्व एशिया से अलग हो गया था।
प्लेसेंटल मैमल्स अन्य भागों में विकसित होने लगे तथा अधिक अनुकूलित होने के कारण इन्होंने अन्य भागों से एग लेइंग मैमल्स और पाउच्ड मैमल्स को समाप्त कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई भूभाग में रहने वाले जो प्रिमिटिव मैमल्स थे, ये जितने भी जो एग लेइंग और पाउच मैमल्स हैं उनको प्रिमिटिव मैमल्स भी कहा जाता है, जीवित रह गए, क्योंकि अधिक विकसित प्लेसेंटल मैमल भूमि मार्ग न होने के कारण ऑस्ट्रेलियाई भाग पर नहीं पहुंच पाए। जो प्लेसेंटल मैमल्स थे वो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां जाने के लिए कोई रूट नहीं था, है ना। तो ये सारे जो मैमल्स, जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पहुंच पाए और केवल वहां पर जो है ये जो प्रिमिटिव मैमल्स थे, जो एग लेइंग मैमल्स और पाउच मैमल्स थे, वो अधिक विकसित हो गए। तो इसका एक थ्योरी रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन की यही सरमान थ्योरी है। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। किसी एक जाति से अनेक जातियों का विकास होना, ये एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। इसको हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई पॉइंट है और इससे जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है स्पीसीज जो है इवोल्व हुई हैं। मतलब हमारा जो एंसेस्टर है वो कोई कॉमन एंसेस्टर है और उस एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शंस में जो है अलग अलग स्पीसीज जो है विकसित हुई हैं। इसको अगर हम स्टडी करें तो इसमें हम मुख्य रूप से जो है डार्विन की जो फिंचेज हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं और कुछ जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। देखिए डार्विन की जो फिंचेज हैं, वो डार्विन ने एक समुद्री यात्रा की थी और जिस वो शिप से गए थे उसका नाम जो है HMS बीगल था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डार्विन ने अपनी समुद्री यात्रा किस शिप के द्वारा की थी, उसका नाम क्या है। तो डार्विन ने जिस शिप के द्वारा अपनी समुद्री यात्रा की थी या जिस शिप के द्वारा वो गैलापागोस आइलैंड गए थे, उस शिप का नाम HMS बीगल था। HMS बीगल, BEAGLE। HMS बीगल के द्वारा इन्होंने अपनी समुद्री यात्रा की थी। डार्विन ने जिस गैलापागोस एरिया को सर्च किया था उसमें टोटल जो है आइलैंड की संख्या 22 थी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि टोटल गैलापागोस आइलैंड की संख्या जो है 22 थी। तो डार्विन ने मुख्यतः सीड ईटिंग फिंचेज, जिसको स्मॉल ब्लैक बर्ड्स भी कहते हैं, का अध्ययन किया था और देखा कि एक ही द्वीप पर जब ये फिंचेज, जो कि मेनली सीड ईटिंग फिंचेज थी, भोजन की तलाश में अलग अलग स्थानों पर गई और जहाँ पर भोजन भी अलग अलग प्रकार का था। फिंचेज भोजन के लिए अपनी अपनी चॉइस के अनुसार द्वीप के अलग अलग भागों में ठहरकर अनुकूलित हो गई और समय के साथ साथ नई जातियों में विकसित हो गई। तो ये जो सीड फिंचेज थी, ये सीड ईटिंग फिंचेज थी, ये एक द्वीप पर ही रहती थी, लेकिन वहाँ पर इनके लिए भोजन जो है पर्याप्त नहीं था उस स्थान पर। तो ये एक ही द्वीप पे कई स्थानों में भोजन की तलाश में गई और जैसा जैसा इनको भोजन मिलता गया तो अपनी चॉइस के अनुसार इन्होंने अलग अलग स्थानों पर भोजन को जो है सेलेक्ट किया। तो जैसे जैसे फिंचेज को अपनी अपनी चॉइस के अनुसार भोजन मिलता गया तो ये फिंचेज जो है फिर लौट के अपने लोकेशन पर नहीं आई और वहीं ये अनुकूलित हो गई, वहीं उसी स्थान पर ये अडेप्ट हो गई। और अडेप्ट होने के कारण इनमें भी कुछ जो है मार्फोलॉजिकली चेंजेज इनकी बॉडी में आ गए और ये नई नई जातियों में जो है डेवलप हो गई। इसी को हम एडेप्टिव रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये जो है एक तरह से रेडिएशंस हैं जो कि एक ही जाति से निकल रहे हैं। तो ये हमारा एक कॉमन स्पीसीज थी और इस कॉमन स्पीसीज से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीसीज का विकास जो है हुआ है। इसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। ये सारी जो रेज हैं वो डाइवर्स हो रही हैं, एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या अपसारी विकास भी इसको कहा जाता है। देखिए ये जो है डार्विन की जो फिंचेज हैं
एडेप्टिव रेडिएशन को यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है कि जो कॉमन जो बर्ड थिंग जिसको ब्लैक ईटिंग सीड बर्ड्स कहा जाता था, सीड ईटिंग बर्ड्स, तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में गई भोजन की तलाश में, और इनकी जो बीक है या इनकी जो चोंच थी वो जो है इनमें मार्फोलॉजिकली डिफरेंसेस आते गए। और देखिए ये लार्ज ग्राउंड फिंच, मीडियम ग्राउंड फिंच, स्मॉल ग्राउंड फिंच, कैक्टस फिंच, बार्बुलर फिंच, वुडपेकर ट्री फिंच, स्मॉल ट्री फिंच, लार्ज ट्री फिंच और वेजिटेरियन ट्री फिंच। तो इनकी जो मार्फोलॉजिकली इनकी जो बीक में काफ़ी चेंजेस आते गए, और जिसके कारण ये वहाँ के वातावरण के लिए या वहाँ पर पाए जाने वाले फूड को गेन करने के लिए इनकी जो बीक में जो है अडेप्टेशन हुआ, अनुकूलित हुई, मार्फोलॉजिकल चेंजेज हुए, और ये सारी जो फिंचेज हैं वो अलग अलग नामों से जो है जाने लगी और नई जातियों का विकास हुआ। इसी प्रकार से एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का नाम भी यहाँ पर आता है। देखिए मार्सुपियल्स रेडिएशन हुआ है तो देखिए इसमें जो है तस्मानियन वोल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रेड, कैंगरू, बॉम्बैट, बैंडिकूट, काउला, मार्सुपियल मोल, सुअर ग्लाइडर आदि जो है मार्सुपियल्स जो हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही जो है डेवलप हुए हैं। इसके अलावा देखिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जस्ट जो है अपोजिट होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के। इसमें ऐसी जातियां जिनके पूर्वज अलग अलग होते हैं लेकिन एक जैसे वातावरण में रहने के कारण वे जातियां एक जैसे दिखने लग जाती हैं। ये एनालोगस ऑर्गन्स वाले सेक्शन में भी मैंने आपको ये डिस्कस किया है। इसमें क्या होगा कि बहुत सारी जो स्पेसीज हैं जिनके एंसेस्टर्स अलग अलग थे लेकिन एक जैसे वातावरण में रहने के कारण ये स्पेसीज जो है एक जैसी जो है दिखने लगी हैं। तो ये हमारा होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी सारी स्पेसीज आकर एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे इसमें अगर हम स्टडी करें शार्क और व्हेल के जो फिन्स होते हैं, शार्क जो है मछली है लेकिन जो व्हेल या डॉल्फिन्स होती हैं वो मैमल्स होती हैं, लेकिन एक जैसे एनवायरनमेंट में ये रहती हैं। ये पानी में पाई जाती हैं, जल में पाई जाती हैं, और जल में पाए जाने के लिए इनके पास से ये तैरने के लिए जो है फिन्स होते हैं, लेकिन इन दोनों के जो एंसेस्टर हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन ये एक जैसे एनवायरनमेंट पर रहने के कारण जो है एक जैसी जो है कैरेक्टर शो करने लगे हैं। तो ये कुछ एविडेंसेस थे जो आज हमने स्टडी किया है। आज हमने जो एविडेंसेस स्टडी की हैं उसमें देखिए सबसे पहले हमने स्टडी किया था एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। चौथा एविडेंस हमने स्टडी किया था एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स। और पांचवा जो हमने एविडेंसेस स्टडी किया है वो है एविडेंसेस ऑफ बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ एविडेंसेस थे जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था जिससे हम आसानी से इनको अलग अलग समझ सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो और कुछ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी है जैसे लैमार्किज्म और डार्विनिज्म उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और निश्चित ही ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी क्वेश्चंस जो है इस सेक्शन से पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स में या शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो आपको ये दोनों तरीके से तैयार रखना है। और ये जो वीडियोज हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं आपके लिए। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनको शेयर करिए, उनके साथ बैठ के स्टडी करिए। और अगर कोई आपको इन वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।